सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अभ्यास सागर पाठ 17 सोना, जिसमें व्याकरण का हमारा विषय है व्यंजन संधि। स्वर संधि जो है वो हमने पहले कर ली है। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और पाठ 17 की जो एक्सरसाइज है हमारी वो सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 17 सोना। पाठ को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पहले पद का लास्ट वर्ड और दूसरे पद का फर्स्ट वर्ड मिलकर जो परिवर्तन करते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले पद में जो है लास्ट वो व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद का जो फर्स्ट वर्ण हमारा होता है वो स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। यानी व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि के रूल भी हैं जिनको हम ध्यान से जानेंगे और उसके बाद जो है हमारी एक्सरसाइज वो है सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। यहां हम देखेंगे गण प्लस ईश तो बना गणेश। वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ। जगत प्लस अंबा जगदम्बा। वाग प्लस ईश वागीश। उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। गणेश वार्षिकोत्सव शुभारंभ शब्दों में पूर्व पद में अंतिम वर्ण स्वर का उत्तर पद के प्रथम वर्ण स्वर से मेल हुआ है। तो ये हमारी स्वर संधि है जो हमने पीछे की थी, क्योंकि यहाँ पर हम स्वर का स्वर से मेल दिखा रहे हैं तो ये हमारी स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जगदम्बा वागीश उज्ज्वल शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण जो है वो हमारा व्यंजन है तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण वो हमारा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो याद रखिए, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार होता है, विकार को हम परिवर्तन भी कह सकते हैं, कि जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न 2। नीचे लिखे संधि विच्छेद और संधि युक्त शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। दिक् प्लस गज दिग्गज। जगत प्लस अंबा जगदम्बा। सत प्लस वाणी सदवाणी। अच प्लस अंत अजंत। सट प्लस आनंद षडानन। ऊपर लिखे शब्दों में पूर्व पद का अंतिम वर्ण सभी वर्गों का पहला व्यंजन है। यानी यहाँ हम देखेंगे कि हमारे व्यंजन के अंदर हमारे 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग तै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग और पै वर्ग। यहाँ हम देखेंगे कि दिग्गज में हमारा कै वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है, कै जो है, फिर तै वर्ग का पहला वर्ण तै है, चै वर्ग का पहला वर्ण चै है और टै वर्ग का पहला वर्ण टै है। तो सभी वर्गों का हमारा पहला व्यंजन आ रहा है। यदि उत्तर पद के पहले सभी वर्ग के तीसरे चौथे व्यंजन स्वर या य र ल व हो तो पूर्व पद अंतिम व्यंजन में अपने आप ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी पूर्व पद में अगर पहला व्यंजन हमारा आ रहा है और स्वर या य र ल व हो तो पूर्व पद में अंतिम व्यंजन अपने आप ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी यहाँ हम देखेंगे दिक् प्लस गज तो हमारा पहला वर्ण कै जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी क ख ग तो वो ग में चेंज हो जाएगा। जैसे जगत प्लस अंबा जगदम्बा में जो है तै वर्ग जो है, तै जो वर्ण है वो हमारा उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे त थ ध तो जगदम्बा यानी त का दै बन जाएगा। चै का जो है तीसरा वर्ण चै छ ज में बदल जाएगा और टै का टै ठ ढ में बदल जाएगा। तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
याद रखिए, ये हमारा जो है व्यंजन संधि का पहला नियम है, और संधि के हम तभी कर पाते हैं जब हम उसके नियमों की जानकारी अच्छे से हो। तो पहला नियम हमारा बनता है, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन कै, चै, टै, तै और पै हो। हमें पता है कि हमारे व्यंजन 33 होते हैं और उसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं, जिसमें कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग होता है। वर्ग से मतलब उस वर्ग के सारे, जैसे क, ख, घ, ग, अड़, च, छ, झ, ज, य, यानी पहले अक्षर के नाम पर इनके वर्गों के नाम लिखे गए हैं। तो इनमें से यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन कै, चै, टै, तै और पै हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी स्वर अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, अथवा य, र, ल, व हो, तो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी पहले शब्द में अगर हमारा अंतिम वर्ण कै आ रहा है, तो वो जो कै है वो हमारा तीसरे वर्ण यानी कै, ख, ग, ग में बदल जाएगा। चै जो है वो चै, छ, ज में बदल जाएगा। ट जो है ट, ठ, ढ में बदल जाएगा, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। वाक प्लस जाल, वाग जाल। दिक् प्लस गज, दिग्गज। सत प्लस गुण, सदगुण। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। भगवद गीता, भगवत प्लस गीता। जगदीश, जगत प्लस ईश। दिग्दर्शन, दिक् प्लस दर्शन। दिग्ज्ञान, दिक् प्लस ज्ञान। प्रश्न 5, नीचे लिखे संधि युक्त शब्दों और संधि विच्छेद को ध्यान पूर्वक देखिए। वाक प्लस मैं, वाग में। सट प्लस मास, क्षण मास। उत प्लस मत, उन्मत। उत प्लस नति, उन्नति। ऊपर लिखे पहले शब्द का अंतिम वर्ण यानी क, ट, त तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण म और न, यानी 3 में म आया है और 1 में न आया है, मैं और न वर्ण है। ध्यान दीजिए, पहले शब्दों के अंतिम वर्ण संधि करने पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन गए हैं। यानी हम देखेंगे कि वाक, वाक का पहला वर्ण क है, और जब हम उसका संधि करते हैं तो वो उसी वर्ग का 5वां वर्ण बन गया है मैं और न के आने से। यानी क का 5वां वर्ण होगा क, ख, घ, ग, अड़। तो हम देखेंगे कि वाग में वो अड़ा में चेंज हो जाता है। याद रखिए, यदि पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क, च, ट, त और प हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण कोई भी नासिक्य व्यंजन हो, नासिक्य व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण नाक से होता है, जैसे मैं और न, तो उनके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। यानी क का अड़ा में बदल जाएगा, और च का च, छ, झ अणा में बदल जाएगा। ट का ट, ठ, ढ, ढ अणा में बदल जाएगा। तै का न में बदल जाएगा, और पै का प, फ, भ, भ म में बदल जाएगा। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। चित प्लस मैं, चिन्मय। उत प्लस नयन, उन्नयन। षट प्लस मुख, षणमुख। ये हमारा जो है वर्ग का पहला जो वर्ण है वो 5वें वर्ण में चेंज हो रहा है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उन्मेष, उत प्लस मेष। सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग। उन्नयन, उत प्लस नयन। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। उत प्लस लेख, उल्लेख। सत प्लस जन, सज्जन। तत् प्लस टीका, तटिका।
ऊपर लिखे शब्दों के पूर्व पद के अंतिम वर्ण यानी सभी में अंतिम वर्ण तय है तथा उत्तर पद के पहले वर्ण में ल, ज और ट है। संधि करने पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल, ज और ट ही हो गया है। तो याद रखिए, यदि तय के बाद च, झ, झ, ट या ड तथा ल आए तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में ही बदल जाएगा। यानी पहले वर्ग के अंतिम वर्ण में यदि तय आ जाए, च आ जाए, झ, झ आ जाए, ट और ड, ल आ जाए तो अंतिम वर्ण का जो दूसरा पहला शब्द होगा उसी में ही चेंज हो जाएगा। जैसे उत्लेख में यहाँ ल शब्द आया है तो ल जो है पहले वर्ण का जो त है वो भी ल में ही चेंज हो जाएगा, इसलिए उत प्लस लेख उल्लेख हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। प्रश्न 9 में जो है हमारा ऊपर वाला ही नियम लागू हो रहा है। तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस जल उज्ज्वल, तत् प्लस टीका तटिका, उत प्लस डयन उड्डयन, उत प्लस चारण उच्चारण। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले पद का आखिरी जो शब्द है वो दूसरे पद के पहले शब्द में ही चेंज हो रहा है। प्रश्न 10, नीचे लिखे शब्दों में संधि के पश्चात हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। याद रखिए, ये हमारा फोर्थ नियम है व्यंजन संधि का। यदि त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श हो तो संधि करने पर त का च और श का छ हो जाता है। यानी यदि त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श हो तो संधि करने पर त का छ हो जाएगा, त का च हो जाएगा और श का छ हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न 11, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। शत प्लस शास्त्र सछास्त्र। यहां हम देखेंगे कि त का जो है वो च हो गया है। तत् प्लस शिव तच्छिव। प्रश्न 12, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यान पूर्वक देखिए। पत प्लस हति पद्धति, उत प्लस हत उद्दत। याद रखिए, ये हमारा व्यंजन संधि का 5वां नियम है। यदि त के बाद है तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। यानी ये हमारा 5वां नियम है। यदि त के बाद है तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाएगा, जो हमारा ऊपर दिखाया जा रहा है। पत प्लस हति पद्धति और उत प्लस हत उद्दत। प्रश्न 13, नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। उत प्लस हार उद्दार, तत् प्लस हित तद्दित। आओ दोहराएं। नीचे लिखे वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यानी नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें हमें विराम चिन्ह लगाने हैं। क्या आप ही श्री राम कुमार हैं? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ। यहाँ हम संबोधन कर रहे हैं तो भाई भरत के बाद संबोधन और तुम अयोध्या लौट जाओ पूर्ण विराम। राजा उदास होकर बोला अल्प विराम अब क्या होगा। ऊपर दोहरे उद्धरण चिन्ह और क्या होगा प्रश्नवाचक और दोहरे उद्धरण चिन्ह बंद। आहा संबंध बोधक। कैसे काले काले, काले काले के बीच में योजक चिन्ह। मेघ चारों ओर से घिरकर आकाश में छा गए हैं पूर्ण विराम। गीता का वचन है कर्म करो किंतु फल की इच्छा न करो। वचन है के बाद अल्प विराम, ऊपर एकल उद्धरण चिन्ह शुरू, आखिर में पूर्ण विराम और एकल उद्धरण चिन्ह बंद।
निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, यानी यहां पर हमने वाक्य को चेंज करना है। उस आदमी ने कल चोरी की थी, मिश्र वाक्य में करना है तो हम करेंगे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी। दूसरा देखते हैं, यह वही गांव है जहां के लोग कसरत के शौकीन हैं, तो इसे सरल वाक्य में बदलना है। यह वही गांव है जहां के लोग कसरत के शौकीन हैं, सरल वाक्य में बदलना है तो हो जाएगा इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। थर्ड, मैं नित्य व्यायाम करके स्नान करता हूं, संयुक्त वाक्य में मैं नित्य व्यायाम करता हूं और स्नान भी करता हूं। उसने मेरी किताब ली है, मिश्र वाक्य में यह वही है जिसने मेरी किताब ली है। उसने खाना खाया और सो गया, सरल वाक्य में वह खाना खाकर सो गया। प्रश्न 16, नीचे लिखे वाक्यों के रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। खेल बड़े सुंदर होते हैं, सरल वाक्य। उसने कपड़े पहने और बाजार चला गया, संयुक्त वाक्य। हमने इस वर्ष दशहरे का उत्सव उत्साह से मनाया, सरल वाक्य। बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है, मिश्रित वाक्य। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा वह सो गया, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। प्रश्न 17, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द वर्ग पहेली से छांट कर लिखिए, यानी वर्ग पहेली है जिससे हमें आंसर छांट कर लिखने हैं। जैसे महादेव एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका शिव है, तो ऐसे ही मरकट, मरकट का हो जाएगा वानर, तो वानर है हमारा यहां नीचे वानर। रोष का हो जाएगा क्रोध, क्रोध है हमारा यहां पर। तो इस प्रकार आप जो है ये वर्ग पहेली बना लेंगे। नदी का सरिता, अशव का तुरंग, आलोक प्रकाश, दिन दिवस, मनुष्य मानव। प्रश्न 18, आओ लिखें। यदि मैं पक्षी होता या होती विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, यानी प्रश्न जो 18 है वो हमारा अनुच्छेद लेखन का कार्य है। ये जो है प्यारे बच्चों, आपको ये सोच समझकर खुद ही करना है कि यदि मैं पक्षी होती तो क्या होता, उसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। इसके लिए हमें हमारा जो लेसन 1 है, पाठ 1 ज्ञान सागर, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उससे भी हमें बहुत सारी सहायता मिल जाएगी। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, पहले अच्छे से सोचेंगे समझेंगे और बाद में इसे लिखेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।